18 से 44 साल के लोगों के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कोविन पोर्टल या फिर आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ही होगा मान्य। उत्तराखंड में मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना, फिर दिए जाएंगे 4 मास्क। दिल्ली सरकार ने अशोका होटल में कोविड सेंटर बनाने का आदेश किया रद्द, हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार। देश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा 2 लाख पार, 24 घंटों में दिल्ली महाराष्ट्र में रिकॉर्ड मौतें। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आज अहम खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में चर्चा होनी चाहिए, गरीब और मध्य वर्ग को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा कि अमीर लोगों से पैसा लेकर उसका इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करना चाहिए। मुख्यमंत्री पर फैसला छोड़ना ठीक नहीं है, मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लेना चाहिए। मेरी भूमिका ये है कि ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है इसमें कोई तालमेल नहीं है। ये कुछ बोलता है, राष्ट्रवादी कुछ बोलता है, कांग्रेस कुछ बोलता है, शिवसेना वाले कुछ बोलते हैं। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ने लेना है, बात सही है, लेकिन मंत्रिमंडल ने भी ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। अकेले मुख्यमंत्री नहीं ले सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो गरीब लोग है, जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं, ऐसे लोगों को फ्री में लस मिलनी चाहिए। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो पैसा दे सकते हैं, ऐसे लोगों से पैसा लेकर उसका उपयोग दूसरे गरीबों को मदद करने के लिए करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि भाई जल्दी उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने सचिन वाजे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं। ठाकरे सरकार कांपने लगी है कि वादे गैंग के 2000 करोड़ का हिसाब अब सीबीआई से लेके एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ और इसके लिए दबाव के रूप में परमवीर सिंह के सामने इन्वेस्टिगेशन पैरेलल शुरू किया, अभी रश्मि शुक्ला के सामने शुरू किया, पहले ही सचिन वाजे का केस एटीएस को दिया था। मैं तो उद्धव ठाकरे जी को कहूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2000 करोड़ का हिसाब तो हिंदुस्तान की जनता आपसे लेके रहेगी। मैं महाराष्ट्र के बारे में 2 ऑब्जर्वेशन कहूंगा कि महाराष्ट्र का आंकड़ा अभी भी भयानक है। महाराष्ट्र में टेस्टिंग अभी भी कम हो रही है, चिंता की बात है। गांव शहरों में घूम रहे, रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। मुंबई में लॉकडाउन का निश्चित पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। लोगों की ट्रेनों की भीड़, मार्केट में भीड़ कम होने के कारण आंकड़े आधे हो गए हैं। मैं इसको एक पॉजिटिव चिन्ह मानता। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देशों पर गृह विभाग ने मंगलवार को मॉल्स और मल्टीप्लेक्स की दुकानों समेत सभी दुकान शाम 5 बजे बंद करने और रात 9 बजे तक होम डिलीवरी करने की आज्ञा दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग ने अगले हुक्मों तक राज्य में कोविड संबंधी लगाई अन्य बंदिशों संबंधी विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी दिनों के लिए गैर जरूरी गतिविधियों के लिए रोजमर्रा के रात के कर्फ्यू का समय अब शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और इस दौरान रघु शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के कोटे को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से हालात काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं और इस संबंध में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की गई। इस तरह से एक्टिव केसेस बढ़े हैं तो रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब ये 2 इंजेक्शन्स हैं, इनकी काफ़ी किल्लत है और स्टेट की ज़रूरत के हिसाब से जो कोटा हमको अलॉट किया भारत सरकार ने 67,000 अप टू 30 अप्रैल, तो उसमें से 30,000 हमको अभी तक सप्लाई मिला है।
3 दिन अभी इस पीरियड को पूरा होने में बाकी है। हम कह रहे हैं कि ये 37,000 तो हमको तत्काल दो और 1 मई से राज्य का कोटा करीब 1.5 लाख रेमडेसिविर और टोसिलीजुमैब एक्टिव केसेस के अनुपात में दी जाए ताकि हम राज्य के लोगों को बचा सकें। तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या बताया? ये उन्होंने अच्छी बात की, अच्छी बात हुई। सर ओम बिरला जी से क्या कुछ बातचीत रही? उनसे भी काफी बातें हुई, अपन शाम को करेंगे बात। बिल्कुल सर, एक शाम को 6 बजे जो आपके 4 केंद्रीय मंत्रियों से वीसी एजेंट से आपकी मुलाकात जी का जी एजेंडा जी था, हाँ। वो भी मतलब फाइनली वो कंफर्म हो गई शाम को 6 बजे है और अभी तक तो यही सूचना है, देखो आगे है ना 6 बजे। दूसरा ये बताइए कि जो रेमडेसिविर की क्राइसिस है उसके शॉर्टेज के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है, किस तरह से जो वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्टअप करने के लिए क्या कर रही है? रेमडेसिविर के उत्पादन हम नहीं करते हैं। रेमडेसिविर का उत्पादन माइलेन, कैडिला और सिप्ला करती है, वो गुजरात में है। लेकिन जहाँ भी उत्पादन हो रहा हो उन सब का नेशनल लेवल पे एलोकेशन स्टेट वाइज भारत सरकार कर रही है। इसीलिए आज संबंधित मंत्री जी से हम मिलने आए हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसी के साथ ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं। और अगर बात सोनीपत की करें तो जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की। तो यहां बैठक में अधिकारियों ने अस्पताल संचालकों को बड़ा आदेश जारी किया, जितने बेड होंगे उतनी ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। वहीं इस बीच समाज सेवी भी मरीजों के लिए आगे आकर मदद कर रहे हैं। हमारी सप्लाई चलती रहे, लेकिन अचानक से जो है आज पीछे से मेरे को मैसेज मिला कि भाई आपका माल आधा कर दिया गया और सुबह से जो गाड़ी आती थी वो गाड़ी अभी तक भरी भी नहीं है हमारी, जिससे दिक्कत आकर के मेरा एक पंप तो ड्राई कर गया और उससे प्रोडक्शन पर काफ़ी भारी इफेक्ट पड़ गया है। तो इसमें हॉस्पिटलों की सप्लाई काफ़ी बाधित हो चुकी है और अगर कोई इसमें दिक्कत आती है तो इसमें मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को मैं सुबह से डीसी और एसपी से मैंने मीटिंग भी करी, एमपी थे, एमएलए थे, मैंने सबको अवगत करा दिया था। मैं खुद डीसी ऑफिस गया था कि भाई अगर हमारे ज़िले के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और बहुत बुरी तरह से हम मौतें हो जाएंगी, तो उसके बावजूद भी जो मैंने 9 टन से ज़्यादा माल मांगा था, भी थोड़ा माल बढ़ा दो हमारे ज़िले में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गए हैं। बढ़ाने की बजाय आज अचानक से उसको आधा कर दिया गया और आधा करने के कारण हमारा एक पंप जो मैंने मेहनत करी थी, एक पंप तो मेरा बंद हो चुका है। एक ही पंप मैं चला रहा हूँ ताकि धीरे धीरे जो वैसे मरीज है थोड़ी थोड़ी सप्लाई चलती रहे। अगर इसमें मौतें होती हैं, कोई भी बात होती है, तो इसके लिए जो अधिकारी ऊपर से कोटा काट रहे हैं दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का संकट काल जहां जारी है, वहीं दूसरी तरफ संकट दूर करने के लिए सरकार संकट मोचक की भूमिका निभा रही है। और इस बीच ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ बीना में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में स्थापित वीपीएससी ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंचे। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीना रिफाइनरी के पास ग्राम चक में बनने वाले 1000 बिस्तरों के अस्थायी कोविड अस्पतालों के स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत अस्थायी कोविड अस्पताल की प्रगति की समीक्षा करते उन्होंने कहा कि डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आदि बाहर से आएंगे और उनके रुकने का अच्छा इंतजाम किया जाएगा, जिसके निर्देश में संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है और पीड़ित संक्रमित मरीजों के इलाज के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, नई व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है। एक तरफ जहां हम सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सके। आज भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है जिसमें 6 टैंकर लद के आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो या संक्रमित भाई बहनों के इलाज की उपचार की व्यवस्था हो, सरकार समाज के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर लगी हुई है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एक विकल्प हमको मिला बीना रिफाइनरी के द्वारा। यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन यह है कि हम उस ऑक्सीजन को दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और इसलिए हमने तय किया कि जहाँ ऑक्सीजन है
वहीं एक अस्पताल बना दिया जाए, प्यासे को कुएं के पास ही ले आए जिसको जरूरत है। और इसलिए बीना रिफाइनरी के पास जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पर आधारित एक कोविड का अस्पताल रिफाइनरी के पास बनाने का फैसला सरकार ने किया है। और आज रिफाइनरी के साथ मिलकर जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, कंप्रेसर की व्यवस्था करना जिससे ऑक्सीजन को पेशेंट्स के पलंग तक पहुंचाया जा सके, वहाँ ऐसा अस्पताल खड़ा करना जिसको पानी से और आग से भी जो सुरक्षित हो, आने वाले पेशेंट्स की सारे व्यवस्थाएं बिस्तर से लेके इलाज तक की उसकी व्यवस्था करना, उसके लिए आज हमने ये बैठक रखी थी। डीओ के हमारे मित्र आए हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। अहमदाबाद से टीम आई है जो ऑक्सीजन लाइन बिछाने के काम में जुटेगी, लगेगी। हमारी सारे प्रदेश के प्रमुख विभाग जो इस काम में लगेंगे वो आए हैं। और फिर अस्पताल के सपोर्ट से जो बेहतर इलाज दे सके, ये अस्पताल चलेगा, तो उसकी व्यवस्था भी आज हमने करने का प्रयास किया है। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि विस्तार के साथ चर्चा हुई है, सारी चीज़ें हमने टाई अप की है। चूंकि हमको पानी और आग से बचाने की भी, सुरक्षा देने की भी पूरी व्यवस्था करनी है, और कोविड का कोई ठिकाना नहीं है, ये कितने दिन तक चलेगा, इसलिए लंबे समय तक ये अस्पताल चल सके वैसा स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो मजबूत स्ट्रक्चर बने, आज इसके बारे में चर्चा हुई है। वैसा स्ट्रक्चर बनाने में लगभग 15 दिन लगेंगे, ऐसा आज हम लोगों ने जब डिस्कशन किया तो पता चला। तो युद्ध स्तर पर वो स्ट्रक्चर भी बनेगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की लाइनें बिछाना, यहाँ ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन वहाँ ले जाने की व्यवस्था करना, रोड्स, पीने का पानी, भोजन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था। उधर देश भर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। सरकार द्वारा सिविल अस्पतालों में कोरोना को लेकर पुख्ता प्रबंधों के दावे किए जा रहे हैं। बावजूद इसके हरियाणा के चरखी दादरी में आधे अधूरे प्रबंधों पर कोरोना भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और इधर जिले के एकमात्र नागरिक अस्पताल में जहां चिकित्सकों की भारी कमी है, तो वहीं दूसरी ओर वेंटिलेटर चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ की मात्रा भी नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वेंटिलेटर चलाने और अन्य सुविधाओं के लिए IMA की मदद ली जाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चरखी दादरी में 2 कोविड सेंटर बनाए गए हैं। बावजूद इसके वेंटिलेटर चलाने के लिए चिकित्सक ही नहीं है। तो कोरोना अगर दादरी में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन जो और डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहा है उससे फिर भी थोड़ा सा कम है। लेकिन हमें तो ये भी ज़्यादा लग रहा है, हम ये भी नहीं बढ़ना देना चाह रहे हैं। और हमारा जो इंतजाम हमारा पूरा है। वेंटिलेटर है 11 उनके चलाने वाले फिजिशियन की हमारे पास कमी है। फिजिशियन फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास एनेस्थेटिस्ट हैं वो चलाने में कॉम्पिटेंट हैं। और फिलहाल मेरी IMA वालों से बात भी हुई है और आज 2 बजे बाद मीटिंग भी है। तो हम यही बात करने जा रहे हैं कि IMA वाले टोटल यानी कि सामान हमारा, पैरामेडिकल स्टाफ हमारा और वेंटिलेटर वो लोग चलाएं। ऐसी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। अगर संभव हो सके तो हमारे पास तो स्टाफ इतना नहीं है, फिजिशियन नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले डायरेक्टर साहब से बात भी हुई है, शायद वो 3 फिजिशियन भेज भी दें। हमारे 3 फिजिशियन की डिमांड भी है। जिला दादरी में भी पहले से ज़्यादा है, लास्ट टाइम से जो फर्स्ट वेव आई थी उससे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। दादरी में हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं और अभी कोई हमारे पास सीरियस पेशेंट नहीं है। और उन वेंटिलेटर्स को हम जो IMA से बात कर रहे हैं, तो जो हमारे फिजिशियंस, प्राइवेट फिजिशियंस हैं, उनसे अपील कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जूट पड़ने की स्थिति में। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन ने मांग और आपूर्ति के फेर में उलझा हुआ है। और ऐसे में प्रतिदिन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की खबरें प्रशासन के चेहरे पर चिंता की लकीरें पैदा कर रही हैं।
और ऐसे में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरेंद्र सिंह ने गंगेड़ी गांव में स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचकर सप्लाई का निरीक्षण किया और यहां के प्रभारी निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने दोनों अधिकारियों को व्यवस्था की जानकारी। दरअसल यहां काफी समय से ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने आने वाले लोगों में छोटे छोटे विवादों की सूचना मिल रही थी और ऐसे में निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम और एएसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। अब आपको ये बता दें कि गंगेड़ी स्थित ऑक्सीजन प्लांट से उज्जैन के सभी शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और साथ ही यहां निजी सिलेंडर भरवाने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिस कारण कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। मेडिकल पर्पस से जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, वहाँ जो मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका आज यहाँ करके पूरा परीक्षण किया गया है, क्योंकि कई बार यहाँ इंडिविजुअल जो लोग हैं, व्यक्तिगत कई बार लोग अपना अपना घरों में सिलेंडर छोटा छोटा लेकर भी आते हैं। तो चूँकि यहाँ से जो सप्लाई है पूरा वो शासकीय है और ये शासकीय जो सप्लाई है पूरा हॉस्पिटल्स को जाती है और यहाँ इसके अलावा भी कई लोग जो व्यक्तिगत अपना इंडिविजुअल छोटे छोटे सिलेंडर लेकर उनको लेकर के उसी को रेगुलेट करने के लिए आज सभी यहाँ अधिकारी आए हैं ताकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे। साथ में जो ज़रूरतमंद हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो आईसीयू में, उनको प्राथमिकता रहे, इसको लेकर के यहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर भारतीयों पर कहर बनकर टूट रही है। जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और दवाओं से जूझते बहुत से मरीज इस बीमारी से हार रहे हैं और वहीं कुछ लोग इस कठिन समय में इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं और एक ऐसे ही शख्स हैं मध्य प्रदेश के चंपालाल गुर्जर, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के 2 लाख रुपए जुटाए थे, लेकिन उन्होंने यह रकम ऑक्सीजन खरीदने के लिए जिला प्रशासन को दान कर दी है, जिसके बाद उनके इस काम की काफी सराहना की जा रही है। आपको बता दें कि एमपी के नीमच जिले के रहने वाले किसान चंपालाल गुर्जर ने बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन उन्होंने यह रकम नीमच जिला प्रशासन को दान कर दी है ताकि वह अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी से दम तोड़ते कोविड-19 के मरीजों के वास्ते 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीद सके। और इस बीच चंपालाल की बेटी अनीता ने कहा कि पापा ने जो फैसला लिया उसमें मैं इस फैसले से खुश हूँ। मेरी शादी के खर्चों के रुपयों से मरीजों की जिंदगी बच जाएगी। हर पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटियों का विवाह बहुत धूमधाम से करे। वैसे मेरी भी इच्छा बहुत समय से थी कि मैं अपनी बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम से करूँ। इसके लिए मैं बहुत काफ़ी समय से प्रयासरत था और तैयारी भी कर रहा था, परंतु वर्तमान हालात को देखते हुए जब ये जो परिस्थिति निर्मित हो रही है विश्व में, क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, इसको देखते हुए हमने शादी बिल्कुल ही कैंसिल कर दी। सांकेतिक रूप से केवल अपने परिवार के सदस्यों से शादी करने का निर्णय लिया। जब मैंने इस विषय में घर में चर्चा की बच्चों से, तो इन्होंने कहा कि ये पैसा अपने को धर्म में लगाना चाहिए। फिर इन्हीं घर में राय लेने के बाद मैंने गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से यह निर्णय लिया है कि हम लोग 1 लाख रुपए जिरट हॉस्पिटल के लिए और 1 लाख रुपए नीमच हॉस्पिटल के लिए समर्पित करते हैं, दोनों ही जगह ऑक्सीजन मशीन क्रय करने के लिए। तो बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं इसके माध्यम से, इन बच्चियों के माध्यम से और बाकी सब लोग को भी यही कहना चाहूँगा, इस समय मतलब पूरा देश ही इस महामारी से लड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी दिक्कत बेड्स की है, ऑक्सीजन की है, कुछ दवाइयों की है। तो जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं उस चीज़ में हमें आगे आना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है बच्चियों की और बच्चियों ने कहा भी, जो बच्ची आई थी, मतलब इसमें आप हम चाहेंगे कि बच्चों ऑक्सीजन की इसमें हो तो हम लोग भी उसमें ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स जो लिए जा सकते हैं वो तुरंत ले। रोपड़ जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर अखिल चौधरी के दिशा निर्देशों और डीएसपी रविंद्र सिंह का गहलोत के नेतृत्व में नंगल पुलिस द्वारा अवैध खनन माफियों के खिलाफ विशेष मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत नया नांगल और पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह ने उपमंडल नंगल के गांव सहजोवाल में नाकेबंदी कर रेत से भरे 11 ट्रकों के चालान कर जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह ने बताया कि अवैध खनन माफिया और ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बीते 1 सप्ताह के दौरान 26 ट्रक के चालान कर जब्त कर लिए गए हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि नंगल पुलिस की विशेष मुहिम चलाई जा रही है। ਅੱਜ ਸਾਡੀ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੈਜੋਵਾਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 11 ਟਿੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਓਵਰਲੋਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਜੋ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲੋਡ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ लोड कैरी करो इस तक ਤੁਹਾਡੀ भी भलाई है लोग। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं। आज से वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तीसरे चरण का 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में अब 18 से ऊपर वाले लोग वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बताया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आरोग्य सेतु या फिर कोविन प्लेटफॉर्म पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा। वैक्सीनेशन का पहला चरण 16 जनवरी से शुरू हुआ था और ऐसे में ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आज से वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तीसरे चरण का 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब जो सरकार की तरफ से सुविधा प्रदान की गई है, लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बताया गया है। नोडल ऑफिसर इंचार्ज वैक्सीनेशन यूनिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी। तो मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जब हमने 6-7 महीने पहले जो प्रधानमंत्री के द्वारा ये वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च हो गई थी, तब बहुत एक रिलेक्टेंस रिस्पॉन्स था। इवन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे बहुत रिलेक्टेंट थे वैक्सीन करने में और आम पब्लिक भी बहुत रिलेक्टेंट थी। लेकिन जो ही टाइम आगे बढ़ा हमने देखा, आप देखेंगे कुछ ही महीनों में इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है। लोग अब खुद अपनी मर्जी से वैक्सीनेशन करने आ रहे हैं और एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एक बहुत बड़ी इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि लोग वैक्सीनेशन आ रहे हैं। बिकॉज अगर हम कोविड की बात करें, कोविड में कुछ ही चीज़ें हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर सकती है और उसमें वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच कैन सेव अ पर्सन फ्रॉम डाइंग एंड विच कैन हैव अ हर्ड इम्यूनिटी। तो और ये हमें याद रखना, जब हम कोई वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन के बावजूद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वी हैव टू अप्लाई। दैट मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क का यूज़ करना है, सैनिटाइजेशन का यूज़ करना है। हाँ, अब अगर वैक्सीन की बात करें, वैक्सीन ओनली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज़। मतलब जब अगर हम फुली प्रोटेक्टेड हैं तो वैक्सीन किए हुए हैं, तो अगर हमें गॉड फॉरबिड कोविड होता भी है वो एक माइल्डर फॉर्म में रहेगा। इसीलिए एज अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड नोडल ऑफिसर कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जीएमसी राजौरी, आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल जो भी एलिजिबल हैं एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, वो आए, वैक्सीन करें। और जितना लोग वैक्सीन करेंगे वो अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को भी बचा सकते हैं और पूरा राजौरी डिस्ट्रिक्ट हमें सेफ रहेगा। क्योंकि आज देख रहे हो आजकल कुछ पिछले महीने में बहुत अपसर्ज आ रहा है केसेस का, हम देख रहे हैं डेली 50, 60, 80, 90। सो हमें एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करना है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू वैक्सीनेशन का है। अगर हम वैक्सीन करें हम अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टीका लगाना अहम जरूरी। ऐसे में पंजाब के बरनाला में गांव वासियों ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। दरअसल आपको बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते कहर को देखते हुए बरनाला की गांव पंचायतों ने अपने अपने गांव में टीकाकरण कैंप लगाने की शुरुआत करने का फैसला लिया है। जिला बरनाला के 4 गांव के सरपंचों ने इकट्ठे होकर आज टल्लेवाल गांव में टीकाकरण कैंप लगाकर तकरीबन 300 लोगों को टीका लगाया। और इस बीच सरपंचों द्वारा गांव वासियों को घर घर जाकर टीका लगाने के लिए लोगों को जागृत किया गया। वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਲੀਆਂ, ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਨੇ ਏਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ दूसरी। साउथ दिल्ली पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो ऑक्सीजन सिलेंडर और नाइट्रोजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। दरअसल पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है और ऐसे में इसी कमी के चलते कुछ लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आपदा को अवसर में बदल रहे थे और कालाबाजारी पर उतर रहे। आपको बता दें कि साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल ठाकुर ने बताया कि टीम को जानकारी मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बेहद महंगे दामों पर ब्लैक में बेच रहे हैं और उससे काफी ज्यादा मुनाफा भी कमा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की टीम ने इन लोगों पर लगातार नजर बनाकर रखी हुई है और इस दौरान पुलिस को पता चला कि एक शख्स घिटोरनी मेट्रो स्टेशन के पास ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम मोहित है और बताया जा रहा है कि पुलिस को उसके पास एक बड़ा सिलेंडर और एक छोटा सिलेंडर मिला। तो यहाँ पूछताछ में उसने बताया कि बड़े सिलेंडर को वह 50,000 रुपए में और छोटे सिलेंडर को 30,000 रुपए में बेचा करता था। पूछताछ में मोहित ने यह भी बताया कि उसे यह सिलेंडर सुमित और अंसार अहमद नाम के लोग दे रहे थे और जिसके बाद वह महंगे दामों पर आगे बेचा करता था। और यहाँ बताया जा रहा है कि मोहित की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली के आया नगर इलाके में छापा मारकर सुमित और अंसार अहमद को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस ने उनके पास से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर और 5 नाइट्रोजन सिलेंडर के साथ कई फ्लोमीटर भी बरामद किए हैं। यहाँ पुलिस ने इन मामलों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बताया जा रहा है कि जांच की जा रही है और यह अभी तक पता किया जा रहा है कि इससे पहले यह लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी कालाबाजारी कर चुके हैं। ये किसी से छिपा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है और ऐसे में ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक मार्केटिंग में 40-40 हजार रुपए में लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए खरीद रहे हैं। और ऐसे में अब खबर सामने आई है कि उज्जैन के ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन की धांधली को लेकर आवाज उठाना कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान को भारी पड़ गया और यहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर गलत बयानबाजी और सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में कई धाराएं लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आपको बता दें कि नानाखेड़ा पुलिस ने उन्हें घर से धारा 188, 353, 269, 270 के तहत गिरफ्तार कर लिया है और बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। तो यहाँ इस बीच नूरी खान का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने 2 दिन पहले तपोभूमि में चल रहे ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में प्रशासन की धांधली उजागर की थी। शायद इसीलिए ही उन पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ नूरी खान ने बड़ा इल्जाम लगाया कि प्रशासन तपोभूमि प्लांट में उज्जैन शहर के लोगों के बड़े सिलेंडर नहीं भर रहे जबकि देवास, रतलाम और अन्य शहरों में ऑक्सीजन भेजी जा रही है। तो यहाँ सीएसपी वंदना चौहान ने दलील दी है कि 2 दिन पहले तपोभूमि ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचकर कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान ने सरकारी काम में बाधा डाली थी, लेकिन यहाँ गलत बयानबाजी भी की थी और इस पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ नोटिस देकर फिलहाल के लिए छोड़ दिया गया है और बताया जा रहा है कि नूरी खान के खिलाफ पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस भी दर्ज कर लिया है। देखिए, रोज मैं ऑक्सीजन की लड़ाई लड़ रही हूँ उज्जैन में कि लोगों की जान जा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, साथ में इंजेक्शन की भी कालाबाजारी की जा रही है। रोज इन सारी खामियों को मैं उजागर कर रही थी। शायद एक आम आदमी के हक की आवाज उठाना, ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी है बहुत बड़ा गुनाह हो गया और ये कहना सरकारी कार्य में बाधा भी हो गया। तो जिस तरह की धाराएं मुझ पर लगाई गई 188, 353, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि एक आम आदमी की आवाज उठाना क्या गुनाह है? और गुनाह है तो ऐसी धाराएं मुझ पर 100 बार लगा दी जाए, मेरी आवाज बंद नहीं होगी। लोगों की ऑक्सीजन के लिए, बिस्तर के लिए, इंजेक्शन के लिए ये लड़ाई मैं और कांग्रेस लड़ती रहेगी। पहले तपोभूमि जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो सेंटर है वहाँ पर इनके द्वारा कुछ गलत बयानबाजी की गई थी और कोरोना गाइडलाइन के चलते 188 का प्रकरण दर्ज हुआ था। बाद में उसमें धारा का इजाफा किया गया, उसी के चलते इन्हें थाने पे लेकर आए थे, नोटिस पर रिहा किया गया। कौन कौन सी धारा लगी है? 188 है, 353 है, 269, 270 और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।